कौन से पेशेंट्स हैं जिनको आईयूआई फ़ायदा दे सकता है, कौन से केसेस में हमें आईयूआई में जाना चाहिए, कौन से केसेस में हमें आईयूआई अवॉइड करना चाहिए, एंड अगर हम आईयूआई में जा रहे हैं तो हम क्या एक्सपेक्टेशंस रखें, क्या कॉस्ट हो सकता है आईयूआई का, एंड हमको क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, एंड अगर आईयूआई सक्सेसफुल नहीं होता है तो हमें क्या करना चाहिए। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any important updates related to infertility. A very good evening. I am Dr. Nihita Pandey. I am a senior gynecologist and IVF specialist at Indira IVF Clinic, Tilaknagar. बहुत welcome to all our viewers. And today we are going to be talking about IUI. So IUI हम में से सारे लोग जानते ही होंगे कि एक ऐसा छोटा प्रोसीजर है जो कि हम इनफर्टिलिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इस सेशन में वील बी डिस्कसिंग कि कौन से पेशेंट्स हैं जिनको आईयूआई फ़ायदा दे सकता है, कौन से केसेस में हमें आईयूआई में जाना चाहिए, कौन से केसेस में हमें आईयूआई अवॉइड करना चाहिए, एंड अगर हम आईयूआई में जा रहे हैं तो हम क्या एक्सपेक्टेशंस रखें, क्या कॉस्ट हो सकता है आईयूआई का, एंड हमको क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, एंड अगर आईयूआई सक्सेसफुल नहीं होता है तो हमें क्या करना चाहिए। सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विथ व्हाट इज़ आईयूआई। सो आप तो इतना जानते ही होंगे कि इनफर्टिलिटी वाले कपल्स में जनरली कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से बच्चा होने में दिक्कत हो रही होती है। कई ऐसे कपल्स होते हैं जिनमें कोई ऑब्वियस दिक्कत नहीं हो रही होती, जिनके अंडे टाइम पे फूट रहे होते हैं, ट्यूब्स ओपन होती हैं, बच्चेदानी में भी कोई दिक्कत नहीं होती, शुक्राणु में भी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होती है। इन स्पाइट ऑफ दिस वो कंसीव नहीं कर पा रहे होते हैं। इसको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। ऐसे केसेस में सीधे आईवीएफ में ना जाके अगर पेशेंट को 1 साल से ज़्यादा हो गया है नेचुरल ट्राई करते हुए, सो व्हाट वी कैन एडवाइज इज कि हम आईयूआई का प्रोसीजर स्टार्ट करें। इसमें क्या होता है कि हस्बैंड के शुक्राणु को हम लेते हैं, उसको स्टडी करते हैं, और अगर वो सैंपल अच्छा होता है तो हम उसे वॉश करने का मतलब ये है कि उसको एक स्पेशल तरीके से प्रिपेयर किया जाता है जिसमें कि खराब शुक्राणु, डेड, अनहेल्दी जो स्पर्म्स होते हैं उनको हटा दिया जाता है, सिर्फ जो हेल्दी स्पर्म्स होते हैं उन्हें यूज़ किया जाता है, एंड इसे यूज़ करके फीमेल के यूट्रस यानी कि बच्चेदानी के अंदर डायरेक्टली छोड़ दिया जाता है। अब कई लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि शायद आईयूआई ऐसी चीज़ है जिसमें बच्चा हो ही जाएगा, तो यहाँ मैं आपको करेक्ट कर लूँ। आईयूआई एक तरीके से एक नेचुरल प्रोसीजर ही है। इसमें हम आपको मेडिकली असिस्ट कर रहे हैं कि राइट टाइम पे बॉडी के पास वो सारे रॉ मटेरियल्स होने चाहिए जो प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी है। यानी कि अगर आप ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि वी हैव अ यूट्रस, साइड में 2 ट्यूब्स हैं और ओवरीज हैं। इस केस में द ओनली थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज हम यहाँ से एक कैन्युला पास करके बच्चेदानी के अंदर यहाँ पे शुक्राणु को छोड़ देते हैं। आपके बच्चेदानी में अंडाशय यहाँ है। अंडाशय में हम कोई शुक्राणु अंडाशय में नहीं डाल रहे, ना ही हम ट्यूब में डाल रहे हैं, हम बच्चेदानी के अंदर डाल रहे हैं। ये शुक्राणु जो यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं, इन शुक्राणु को हम वो खुद से ये पूरा रास्ता तय करके अंडे से यहाँ मिलेंगे। आपके अंडाशय से जो एग है वो रिलीज होता है, ट्यूब उसे कैच करती है, और यही वो छोर है ट्यूब के अंदर जहाँ एग और स्पर्म मिलते हैं। तो हम सिर्फ इतना ही काम कर रहे हैं कि जिस टाइम पे फीमेल का एग रिलीज हो रहा है उस टाइम पे हम शुक्राणु उनकी बॉडी में सही टाइम पे सही तरीके से सही जगह छोड़ दे रहे हैं। बाकी का सारा काम, दैट इज जो स्पर्म है उसका एग के साथ मिलना, फर्टिलाइज होना, वो सारी चीज़ें आपके बॉडी के अंदर ही हो रही हैं और उसके ऊपर कोई मेडिकल कंट्रोल नहीं होता। ये आईवीएफ से डिफरेंट है। इट इज सेपरेट फ्रॉम आईवीएफ। व्हाई? बिकॉज आईवीएफ में हम एक एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण यानी कि बना बनाया बच्चा बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। दैट इज नॉट द केस विद आईयूआई। सो हम आईयूआई कहाँ यूज कर सकते हैं? जैसे मैंने बताया, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, जिसमें हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि दिक्कत कहाँ है। सारी चीज़ें ठीक हैं, एग्स टाइम पे रिलीज हो रहा है, स्पर्म्स अच्छे हैं, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चेदानी एकदम ठीक है, लाइनिंग अच्छी बनती है, फिर भी ट्राई करने पे कंसीव नहीं हो रहा है, एंड एट द सेम टाइम आपकी फीमेल की एज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर उम्र हमारी 35 से कम है तो ऐसे में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आईयूआई सक्सेसफुल होगा।
ऐसे केसेस में इफ़ द ट्यूब्स आर ओपन आप IUI के लिए प्रोसीड कीजिए। IUI और IVF में डिफरेंस बहुत है, आप उन दोनों के सक्सेस रेट को कंपेयर मत कीजिए। अगर आपको सक्सेस रेट कंपेयर करना है तो प्लीज़ IUI और नेचुरल ट्राई करने को ही कंपेयर करिए, बिकॉज यही दोनों नेचुरल मेथड्स हैं। IVF इज़ एन असिस्टेड मेथड। सो IUI का सक्सेस रेट कितना होता है? अगर 35 से कम उम्र की लेडी है एंड कोई भी दिक्कत नहीं है तो 12 to 15% तक का चांस होता है कि एक बार में कंसीव कर जाएंगी। बोलने का मतलब अगर 10 लोग ट्राई कर रहे हैं तो किसी 1 या 2 कपल का पॉजिटिव फर्स्ट गो में आने के चांसेस होते हैं। अब कई लोग ये सुन के डर जाते हैं कि मैम 12% तो कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, 15% तो कोई बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट नहीं होता है। तो ऐसे में मैं बता दूँ, जब हम कंपेयर कर रहे हैं, लाइक आई सेड, हम नेचुरल से कंपेयर करते हैं। तो एक साइकिल में अगर आप एज अ हस्बैंड एंड वाइफ यू आर ट्राइंग टू कंसीव अ बेबी, तो वो 8% के आसपास का चांस होता है कि एक ही साइकिल में आप कंसीव कर जाओगे। इस सक्सेस रेट को IUI बेटर कर दे रहा है क्योंकि ये टाइम्ड इंटरवेंशन है। इसको प्लीज़ IVF से कंफ्यूज और कंपेयर दोनों ही मत करिए। इसलिए जब हम IUI में जाते हैं, अ लॉट ऑफ टाइम्स द कंसल्टेंट विल टेल यू कि आप 3 अटेम्प्ट्स या 4 अटेम्प्ट्स के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर पहली बार में आपका IUI पॉजिटिव नहीं आता है तो ऐसे में टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं होती। इसमें ये सोचने की कोई ज़रूरत नहीं होती कि हमारी बॉडी में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इट जस्ट मीन्स कि ये प्रोबेबिलिटी है, लेट अस ट्राई अनदर टाइम। तो अगर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, एज इज लेस देन 35, तो येस आप IUI के लिए जा सकते हैं। अगर बहुत ही माइल्ड इशू है आपके सीमेन में, लेट्स से बहुत माइल्ड प्रॉब्लम है इन द मोटिलिटी और माइल्ड प्रॉब्लम इन द काउंट, देन येस इन सर्टेन केसेस अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से बात करके आप IUI के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। एंड सर्टेन केसेस होते हैं जैसे PCOD हो गया, या कुछ ऐसी औरतें होती हैं जिनके पीरियड ही टाइम पे नहीं आ रहा होता। जनरली ऐसी औरतों का एग सही टाइम पे रिलीज नहीं होता है, तो इन ऐसे केसेस को भी IUI से फ़ायदा कई बार मिलता है। सो दीज आर द केसेस इन विच यू कैन ट्राई एंड कंसीव। अब एक और रीज़न हमें पता होना चाहिए कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें हम IUI में मत प्रोसीड करें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर ट्यूब में कोई भी इश्यू है, अगर ट्यूब बंद है, अगर एक तरफ की ट्यूब में मान लीजिए पहले कुछ प्रॉब्लम आई थी या कोई ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ी थी, बेसिकली ट्यूबल फैक्टर अगर है इनफर्टिलिटी का, तो ऐसे केसेस में IUI का सक्सेस रेट 10% से भी कम होता है एंड हम IUI अवॉइड करने के लिए कहते हैं। अगर औरत में कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम है जैसे सीवियर एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस एक बीमारी है, इसके ऊपर हम अलग से एक लेक्चर लेंगे। सिंपल टर्म्स में बच्चेदानी के अंदर की जो परत है वो गलत जगह उगने लग जाती है, इट इज़ अ सीवियर प्रॉब्लम। तो अगर सीवियर एंडोमेट्रियोसिस है, अगेन ऐसे केसेस में IUI का सक्सेस रेट अच्छा नहीं होता है। अगर हस्बैंड के स्पर्म्स में, शुक्राणु में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत लो काउंट है, बहुत ही ख़राब मोटिलिटी है, तो ऐसे केसेस में भी IUI का सक्सेस रेट होना डिफ़िकल्ट होता है। अब ऐसे में मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें सीमेन काउंट निल होता है, तो ऐसे केसेस में अगर आप टीसा या IVF में नहीं जाना चाह रहे हैं तो डोनर स्पर्म के साथ IUI करना आपके लिए पॉसिबल है एंड ये चीज़ आप अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से डिस्कस कर सकते हैं। सो दैट इज़ वन इंडिकेशन ऑल्सो। और जो चीज़ें मैंने आपको बोली, ट्यूब की प्रॉब्लम, सीवियर प्रॉब्लम्स इन एग, सीवियर प्रॉब्लम इन एंडोमेट्रियोसिस, सीवियर प्रॉब्लम इन सीमेन, ऐसे केसेस में IUI अवॉइड करना चाहिए। एंड एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर एज बहुत ज़्यादा है, जैसे 37-38 प्लस है, तो ऐसे में भी IUI का सक्सेस रेट कम हो जाता है। तो IUI में जाने से पहले इट इज़ बेटर कि आप अपने क्लिनिशियन से डिस्कस कीजिए कि हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। एंड देर आर अ सर्टन सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, फीमेल पॉपुलेशन, जिसमें एग काउंट बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो अगर आपके अंडे का रिजर्व बहुत बहुत कम है तो ऐसे केसेस में हम IUI में थोड़ा समय डालने से मना करते हैं एंड हमारा एडवाइस रहता है कि इट इज़ बेटर कि IVF करके जल्दी प्रेगनेंसी कर दी जाए, बिकॉज टाइम के साथ साथ एग का काउंट एंड एग की क्वालिटी ख़त्म होती है। सो दीज आर द कंडीशंस इन विच आप IUI के बारे में सोच सकते हैं एंड जिन कंडीशंस में आपको IUI के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अब दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि मैम ठीक है, चलो हमें सक्सेस रेट हमें समझ में आ गया, हम समझ रहे हैं कि एक नेचुरल प्रोसीजर है, ठीक है, पेशेंट्स आर रेडी कि हम 2 या 3 बार ट्राई करेंगे एंड देन हम आगे के बारे में सोचेंगे। एक दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट डाउट
पेशेंट्स हमसे जनरली पूछते हैं और पूछ भी रहे हैं वो ये है कि क्या कॉस्ट क्या आएगा. सो द थिंग इज़ कि कॉस्ट डिपेंड्स ऑन आप एक तो आप कौन से एरिया में रह रहे हैं. जनरली IUI का कॉस्ट अगर हम पूरे नेशन पूरी इंडिया के बारे में बात करें तो इट कॉस्ट समवेयर अराउंड 5,000 to 15,000. IUI के प्रोसीजर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं वो मैं अब आपको समझा देती हूँ. पहले तो डॉक्टर साहब आपके कुछ इवैल्यूएशन करेंगे ये चेक करने के लिए कि आप IUI आप में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. आप दोनों के कुछ ब्लड टेस्ट होंगे, कुछ अल्ट्रासाउंड होंगे, ट्यूब टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है IUI के लिए. सो वंस इवैल्यूएशन पार्ट इज़ डन, द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आपको कुछ मेडिसिन दी जाएंगी. दैट इज़ द वाइफ, दैट इज़ द फीमेल पार्टनर विल गेट सम मेडिसिन ताकि उनके एग्स टाइम पे ग्रो करें. और ये चीज़ इंश्योर करने के लिए फॉलिकल मॉनिटरिंग करके एक अल्ट्रासाउंड होगा. आप में से ज़्यादातर लोग फॉलिकल मॉनिटरिंग के बारे में जान चुके हैं. इसमें कुछ नहीं होता है. इट इज़ एन अल्ट्रासाउंड जो हर एक दिन छोड़ के किया जाता है एक सीरियल मैनर में, सो दैट वी कैन नो कि आपका एग का साइज़ क्या है, क्या वो रेडी हो गया है ओव्यूलेट होने के लिए, रिलीज़ होने के लिए, सो दैट हम टाइम कर पाएँ कि हमें IUI किस दिन करना चाहिए. सो फर्स्ट पार्ट होगा थोड़ी सी जेंटल मेडिसिन, फिर फॉलिकल मॉनिटरिंग. एग रेडी हो गया तो एग को रप्चर करने के लिए जनरली एक इंजेक्शन दिया जाता है. एंड देन एग जब रिलीज़ हो जाता है उस दिन सीमेन सैंपल को लेके उसको प्रिपेयर किया जाता है. ये 1-1.5 घंटे का प्रोसीजर होता है. एंड वंस द सीमेन सैंपल इज़ प्रिपेयर्ड, उसको एक पतले से कैन्यूला, एक पतला सा जैसे पेन के अंदर का एक रिफिल होता है ना, उससे भी बारीक एक प्लास्टिक का कैन्यूला होता है जो यूट्रस के अंदर डाल दिया जाता है. यूट्रस यानी बच्चेदानी. तो इसमें कोई पेन नहीं होता, इसमें बेहोशी की जनरली कोई ज़रूरत नहीं होती है और इसमें ऐसे कोई एक्स्ट्रा एहतियात बरतने की भी ज़रूरत नहीं होती है. अब कुछ पेशेंट्स ऐसे ज़रूर होंगे जिनका सिंपल मेथड से IUI करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा होगा बिकॉज उनमें शायद एग ग्रो करने में दिक्कत हो रही हो. तो जनरली PCOD वाले केसेस जो होते हैं जिनमें थोड़ा सीवियर है PCOS, वो सिर्फ ओरल मेडिसिन से नहीं रिस्पॉन्ड करते. एंड ऐसे में वी हैव टू सप्लीमेंट इंजेक्शंस, यानी कि हमें अंडा ग्रो करने के लिए भी, अंडे का साइज़ बढ़ाने के लिए भी इंजेक्शंस देना पड़ता है. तो ऐसे केसेस में डिपेंडिंग ऑन किसको कितने इंजेक्शंस देने पड़ रहे हैं, क्या डोज में देना पड़ रहा है, वी माइट नीड टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ IUI. ये IUI की कॉस्ट में ऐड हो जाता है. तो ये केस टू केस बेसिस होता है. एंड डेफिनेटली स्टार्ट करने से पहले या ड्यूरिंग योर ट्रीटमेंट आपके क्लिनिशियन या आपके साथ डिस्कस करेंगे. So once that part is done, आपका IUI वाले दिन it may take around 2 to 3 hours. आप उस हिसाब से अपना टाइम लेके जाइए. फीमेल को जनरली बोला जाता है कि वो यूरिन का प्रेशर होल्ड करे ताकि एक अल्ट्रासाउंड करके चेक कर लिया जाए कि यूट्रस का पोजीशन ठीक है कि नहीं. एंड देन आराम से नीचे के रास्ते से वजाइनली उनका सीमेन सैंपल इंसर्ट करके यूट्रस के अंदर छोड़ दिया जाता है. आफ्टर द IUI प्रोसीजर 15 मिनट या 10 मिनट का रेस्ट होता है. एंड देन उनको मेडिसिन समझा के रिलीव कर दिया जाता है. दूसरा क्वेश्चन जो पेशेंट्स का IUI के बाद आता है वो ये है कि क्या हमें अब कुछ एहतियात बरतना है, कुछ अलग से कुछ काम करना है या कुछ रेस्ट करने की ज़रूरत है, क्या मैं जॉब छोड़ना पड़ेगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. IUI इज़ लाइक अ वेरी नेचुरल प्रोसीजर. हमने सिर्फ स्पर्म बॉडी में डाला है एंड जिस दिन आप IUI कर रहे हैं 15-20 मिनट के अंदर ही वो स्पर्म आपके ट्यूब्स तक पहुंच जाता है जहाँ पे एग है. एक बार ट्यूब के अंदर स्पर्म चला गया, इफ द स्पर्म इज इनसाइड द ट्यूब, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सो इफ़ यू आर अ वर्किंग वुमेन, आपको बिल्कुल भी जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई बेड रेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है. आप अपने डेली का काम कर सकते हैं. आप वॉकिंग आएंगे क्लिनिक में, आप वॉकिंग घर जाएंगे. एंड 2 वीक्स का वेट हमें रहता है. इन 2 वीक्स में आपको आउट ऑफ द ऑर्डिनरी कोई काम नहीं करना है. बट येस, हम ये एडवाइस करेंगे कि अननेसेसरी कोई एक्सर्शन ना करें, ना फिजिकल ना ही मेंटल. कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है. जैसे बाहर का खाना अवॉइड करिए. इफ़ इट इज़ अ रेनी सीजन, डोंट ईट फूड फ्रॉम द स्ट्रीट ताकि आपको कोई इन्फेक्शन ना कैच हो. तो जो जनरल हेल्थ के आपको प्रिकॉशंस ऐसे भी लेने हैं, वही सेम प्रिकॉशंस आपको लेने हैं. एंड देन 2 वीक्स के बाद जनरली आपको क्लिनिक पे बुलाया जाता है, जब आपका टेस्ट किया जाता है. एंड चेकअप्स में प्रेगनेंसी ठहरी है कि नहीं ठहरी है वो डॉक्टर साहब आपसे डिस्कस करते हैं.
अगर प्रेगनेंसी आ गई तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड ये प्रेगनेंसी एक नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह ही रहेगी। एंड इन केस प्रेगनेंसी नहीं आई तो इसमें परेशान होने की या डिप्रेस होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ऐसे में फिर से रीअटेम्प्ट किया जाता है। बट हाँ, अगर 3 या 4 बार हम IUI कर चुके हैं एंड तब भी हमें सक्सेस नहीं मिला है, तो ऐसे केसेस में वी एडवाइज कि हम फर्दर IUI ना करके एक बार ठहर के ये देखें कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या हम कोई डायग्नोसिस मिस कर रहे हैं, क्या हमें फिर से इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है, कोई ऐसी चीज़ है जो इनफर्टिलिटी कॉज कर रही है और वो IUI करेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे केसेस में पहले एक बार री इवैल्यूएशन किया जाता है। एंड वंस दैट पार्ट इज़ डन, आप अगर चाह रहे हैं एंड अगर आपके क्लिनिशियन को लग रहा है तो IVF के रास्ते भी जाया जा सकता है। So friends, IUI is in short a very safe technique. इसमें कोई पेन नहीं होता, कोई आउट ऑफ द ऑर्डिनरी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत नहीं है। जनरली ये OPD बेसिस पर ही हो जाता है, कोई बेड रेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कॉस्ट इज समवेयर अराउंड 5 to 15,000, तो इट इज़ अ वेरी वेरी अफोर्डेबल ट्रीटमेंट। येस, देर आर सम केसेज विच विल बी ईजी, कुछ केसेस होंगे जो डिफ़िकल्ट हैं। एंड जैसे जैसे आपका केस आपके डॉक्टर के साथ आगे बढ़ेगा वैसे वैसे it will become easier to treat you and find out the cause of your infertility. हमें कुछ पेशेंट्स मैसेज कर रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि अगर IUI प्रेगनेंसी हमारी फर्स्ट टाइम कंसीव हो गई तो क्या सेकेंड बेबी के लिए भी हमें IUI करने की ही ज़रूरत पड़ेगी? सो द आंसर इज़ नॉट नेसेसरी। ऐसा हो सकता है, और मैं ऐसे कई पेशेंट्स को जानती हूँ जिनका फर्स्ट गो में IUI से ही प्रेग्नेंट हुए थे एंड सेकेंड गो में वो नेचुरली कंसीव कर गए। सो इट इज़ नॉट मैंडेटरी। कई बार कुछ छोटी मोटी दिक्कत होती है जो फर्स्ट गो में हमें नहीं कंसीव करने दे रही होती है एंड इट माइट डिसअपियर। बट हाँ, अगर फर्स्ट गो में हमें कोई इनफर्टिलिटी की शिकायत रही है तो सेकेंड टाइम भी अगर हम किसी स्पेशलिस्ट के कंसल्टेशन के अंडर प्रोसीड करें तो इट इज़ बेटर, ताकि हम एक टाइमलाइन या एक ट्रीटमेंट प्लान बना पाएँ जो आपको सूट करे एंड सो दैट आप जो चाह रहे हैं वो आपके साथ हो जाए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ये मैं इसके लिए 10 मिनट्स और लेना चाहूँगी, उसके बारे में ये है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम देयर आर सर्टेन मिथ्स जो हम चाहते हैं कि आप क्लियर करो। उसमें से एक बहुत कॉमन मिथ है कि IUI से प्रेगनेंसी हो ही जाएगी। बहुत से पेशेंट्स को जिन्होंने पहली बार IUI के बारे में सुना होता है वो क्लिनिक से इस होप में आते हैं कि मैम हमने इस प्रोसीजर के बारे में सुना है, हमने डिसाइड कर लिया है, हम IUI ही करना चाहते हैं। एंड समवेयर दे स्टार्ट बिलीविंग कि शायद IUI से प्रेगनेंसी हो ही जाएगी। तो ऐसा नहीं है। IUI एक प्रोसीजर है, इट इज़ अ वेरी सिंपल एंड वेरी स्मॉल, बहुत छोटा एक प्रोसीजर है, लेकिन इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव प्रोसीजर फॉर सम पीपल, जिसमें आप स्पर्म्स को यूट्रस के अंदर सही टाइम पे छोड़ रहे हैं। बाकी का काम बॉडी के ऊपर हम डिपेंडेंट है। देयर इज़ नो मेडिसिन विच कैन कंट्रोल कि जो स्पर्म मैंने बॉडी के अंदर छोड़ा है वो एग से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जानने का कोई तरीका नहीं होता। एंड वी हैव टू वेट फॉर 2 weeks. So no, IUI does not guarantee pregnancy, but yes, अगर सही ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में IUI यूज़ हो रहा है then IUI has a very decent success rate. नेचुरल से तो बेटर होता ही है। एंड इट कैन हेल्प अ सर्टन सेट ऑफ पीपल कि अगर वो IVF में नहीं जा पा रहे हैं तो एटलीस्ट उनके पास एक चांस रहता है कि आप IUI से कंसीव करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ पीपल आर कंसीविंग विद IUI इफ डन करेक्टली। एक दूसरा मिथ ये होता है कि IUI से मैम हमने सुना है कि मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो जाती हैं। तो अगेन लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं है। जनरली डॉक्टर यही चाहेगा कि फीमेल का जो नेचुरल रिस्पॉन्स है एग्स का, दैट इज हर औरत का एक साइकिल में सिंगल एग ही ग्रो करता है। सो जनरली द आइडिया इज कि 1 या 2 एग ही ग्रो करे इन दैट साइकिल और वो एग रिलीज हो जिसके साथ हम IUI के साथ प्रोसीड करें। सो द चांसेस कि ट्विन्स हो जाएं या मल्टीपल प्रेगनेंसी हो जाए, ट्रिपलेट्स एंड क्वाड्रुपलेट्स तो बहुत ही रेयर है, वो IUI के साथ जनरली नहीं होता है। सो यू कैन होप फॉर अ सिंगलटन प्रेगनेंसी इन मैक्सिमम केसेस। हाँ, कुछ रेयर केसेस में ट्विन प्रेगनेंसी भी हो सकती है, बट ट्रिपलेट्स एंड क्वाड्रुपलेट्स इज एक्सट्रीमली रेयर। तो अगर आप इस डर से IUI नहीं करा रहे हैं तो प्लीज़ आपको इसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ये जो भी कंसर्न है या अपने कंसल्टेंट के साथ डिस्कस कर सकते हैं।
अनदर मिथ, ये तो मैंने पूछा ही था, एक पेशेंट ने पूछा था कि मैम हमें किसी ने IUI कराया था एंड उन्होंने डरा दिया कि भाई हमें तो बहुत पेनफुल था। सो अगेन लेट मी रीअश्योर यू, IUI अपने आप में पेनफुल नहीं होता है। हर पेशेंट का एक्सपीरियंस अलग होगा डिपेंडिंग ऑन उसकी बॉडी की कंडीशन क्या है, उसने कहाँ से कराया है, किस तरीके से उसका केस हैंडल किया गया है, एंड उसकी और भी कोई डिजीजेज या कोई और कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स या कोई मेडिकल कंडीशन हो सकती है जिसके बारे में हमें नहीं पता। IUI मैक्सिमम केसेस में बहुत ही वेल टॉलरेटेड एंड पेन फ्री प्रोसीजर है एंड योर डॉक्टर विल टेक केयर कि आपको किसी भी टाइप का डिस्कम्फर्ट या पेन नहीं। अनदर मिसकंसेप्शन इज कि सीवियर इनफर्टिलिटी IUI से ठीक हो सकती है। सो वी हैव हैड पेशेंट्स जो कि 47-48 की एज में आके जिनके एग्स ख़त्म हो गए हैं, मेनोपॉज आ गया है, बट उनको भी किसी ने IUI सजेस्ट किया होता है उनके ही फ्रेंड्स ग्रुप में। सो लेट मी टेल यू, सीवियर इनफर्टिलिटी का इलाज IUI नहीं है। IUI सिंपल केसेस ऑफ इनफर्टिलिटी के लिए है जहाँ या तो कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है या फिर कोई बहुत माइल्ड या मॉडरेट सी इशू है। सीवियर केसेस लाइक ट्यूबल ब्लॉक, सीवियर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, लाइनिंग बहुत पतली है, एंडोमेट्रियोसिस है सीवियर, या फिर सीवियर केसेस ऑफ PCOD ऑल्सो माइट नीड IVF, एंड ऐसे में इट इज़ ऑलवेज बेटर कि हम IUI के साथ प्रोसीड करें। देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ आस्किंग कि एंडोमेट्रियल थिकनेस 4 मिलीमीटर्स है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आपकी लाइनिंग के बारे में आपको पता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बट लाइनिंग अलग अलग स्टेजेस ऑफ योर साइकिल में अलग अलग थिकनेस की होती है। तो अगर आप कहीं से भी एंडोमेट्रियल थिकनेस करा रहे हैं, अपने नियरेस्ट सेंटर पे आप जाके एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत से केसेस होते हैं जिसमें मेडिसिन से या सिंपल प्रोसीजर से लाइनिंग बेटर हो जाती है, और अगर बेटर हो रही है तो येस यू कैन प्रोसीड विद IUI। कभी कभी TB का डर होता है जो हमें रूल आउट करना बहुत ज़रूरी होता है लाइनिंग वाले केसेस में, और कई बार सिंपल सी चीज़ होती है कि हमने गलत दिन अल्ट्रासाउंड किया है इसलिए हमें लाइनिंग पतली दिख रही है। तो मन छोटा मत कीजिए, एक बार एक प्रॉपर कंसल्टेशन लीजिए एंड उसके बेसिस पे 80% केसेस ऑफ लाइनिंग गेट रिजॉल्व, डोंट वरी। देयर इज़ अनदर मिथ जो एक पेशेंट ने हमें पूछा है कि आई एम वर्किंग और मेरी बहुत ही हेक्टिक जॉब है एंड इसमें मैं IUI कराने का सोच रही हूँ। तो अगेन द वेरी कॉमन क्वेश्चन कि क्या मुझे बेड रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। सो नो, IUI डज नॉट रिक्वायर बेड रेस्ट। इनफैक्ट हम तो IVF में भी बेड रेस्ट करने के लिए नहीं बोलते हैं। कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, कोई ऐसी स्टडी नहीं है, एंड हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस में भी हमने देखा है कि अलग से बेड रेस्ट करने से कोई सक्सेस रेट इंक्रीज नहीं होता है ना। तो अगर आप IUI करा रहे हैं आप बेशक कराइए। येस, ऑन द डे ऑफ IUI आई वुड सजेस्ट एक दिन का आप ब्रेक ले लीजिए बिकॉज आपको टाइम लग जाएगा एट योर क्लिनिक, बट यू कैन रिज्यूम योर ड्यूटीज़। आप घर में भी अपना नॉर्मल काम कर सकते हैं एंड ऑफिस का भी काम रिज्यूम कर सकते हैं। आपको कोई ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड डू रिटर्न बैक टू योर कंसल्टेंट आफ्टर 2 वीक्स। तो 2 हफ्ते जब हो जाते हैं आप अपना प्रेगनेंसी किट में चेक कर लीजिए एंड वट एवर बी द रिजल्ट आप प्लीज़ आके अपने कंसल्टेंट से मिलिए। अ लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है कि अगर नेगेटिव आता है तो पेशेंट दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं एंड वो क्लिनिक आके रिपोर्ट नहीं करते। ये काम मत कीजिए। आई अंडरस्टैंड इट इज़ वेरी टफ, बट अगर आप अपने कंसल्टेंट को अपने क्लिनिशियन के से जुड़े रहेंगे तो ये जर्नी जो है और जल्दी ख़त्म होगी एंड वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। एंड प्रेगनेंसी देने का सिर्फ अकेला IUI रास्ता नहीं होता है, वी हैव मेनी मेथड्स। तो सिर्फ एक नेगेटिव आने से आप परेशान मत होइए। देयर इज़ अनदर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमें पूछ रहे हैं कि क्या अगर मेरा IUI फेल हो गया तो मैं क्या करूँ। इसका आंसर मैंने बीच में व्हेन आई वाज डिस्कसिंग हमने इसके बारे में टच किया था, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो अगर आपका IUI फेल हो जाता है आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़, पेशेंट्स डेफिनेटली उनको लगता है कि मैम मैंने इतना टाइम, एनर्जी, अपना रिसोर्सेज इसमें डाले और मेरा रिज़ल्ट नेगेटिव हो गया एंड अब मुझे बड़ा ख़राब लग रहा है। वो बहुत ही नेचुरल फीलिंग है, आई डू अंडरस्टैंड दिस। लेकिन कोई भी रिज़ल्ट हमारे लिए ज़ीरो नहीं होता। अगर कोई चीज़ है जो हमें हेल्प नहीं कर रही है, हमें कुछ ना कुछ उस केस के बारे में सीखने को ज़रूर मिलता है। तो अपना केस आपको अपने क्लिनिशियन के साथ डिस्कस करना चाहिए बिकॉज अगर आप यंग कपल हैं, कोई और ऑब्वियस प्रॉब्लम नहीं है एंड इन स्पाइट ऑफ दैट आप IUI में कंसीव नहीं कर रहे हैं, तो शायद प्रॉब्लम कहीं और है जिसको अब हमें अलग नज़रिए से देखना पड़ेगा या फिर अलग ग्रुप ऑफ टेस्ट्स करने पड़ेंगे। कभी कभी प्रॉब्लम जो होती है वो फंक्शनल होती है। फंक्शनल एज इन हमारी सारी चीज़ें स्ट्रक्चर वाइज बनावटी सही है,
बनावट में बच्चेदानी सही है, बनावट में ट्यूब्स खुली हुई हैं, अंडाशय भी बनावट में अच्छे हैं, लेकिन क्वालिटी में कहीं गड़बड़ है, या फिर ट्यूब्स फंक्शन सही से नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में कई बार हमें IUI का रास्ता छोड़ के IVF की तरफ भी जाना पड़ सकता है। Like I said, IUI is not the only method for pregnancy. Yes, it can be used as a method for a certain sect of patients. कुछ लोगों को ये बहुत हेल्प करता है, बट अगर आपको हेल्प नहीं कर रहा है तो देर आर अदर वेज ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट। इस चीज़ को लेके आप परेशान ना होइए। देर इज़ अनदर क्वेश्चन दैट वी आर गेटिंग अबाउट अ पेशेंट जिन्होंने लिखा है कि उनकी वाइफ का AMH इज़ 5.2, प्रोलैक्टिन थायराइड फंक्शन नॉर्मल है, लेट्रोजोल उन्होंने ट्राई किया लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया, उन्होंने इंजेक्शंस दिया, IUI किया 2 साइकिल और नहीं कंसीव किया। एंड अब उनका एंडोमेट्रियल थिकनेस भी बहुत अच्छा है, दोनों ट्यूब्स भी खुली हैं। सो ये जो चीज़ है मैंने जैसे बताया है, आपकी वाइफ का अगर पीरियड्स आर रेगुलर तो फिर हम सोच सकते हैं एक और अटेम्प्ट देने के लिए। वी डोंट नो एग्जैक्टली कि आपकी वाइफ का एज कितना है इन दिस केस, बट हाँ, अगर आपने 2 IUI कर लिए हैं तो हम एक अटेम्प्ट और ले सकते हैं। इन केस आपकी वाइफ का एज 35 से ज़्यादा है, देन आई कैन सजेस्ट कि आप एक बार अपने कंसल्टेंट से मिलिए एंड डिस्कस कीजिए, बिकॉज जैसे मैंने बोला हमारी फंक्शनल इशू कहीं ना कहीं हो सकता है। कई बार ये फंक्शनल इशू गैमीट्स के लेवल पे, दैट इज़ एग एंड स्पर्म के लेवल पे होता है कि या तो वो सही तरीके से मिल नहीं रहे, फर्टिलाइज नहीं हो रहे, या कोई क्वालिटी इशू है जिसको हमें डायग्नोस करने की ज़रूरत है। या कई बार ऐसा भी होता है कि ट्यूब्स ओपन हैं लेकिन ट्यूब्स काम नहीं कर रही परफेक्ट तरीके से। अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा जो ट्यूब होता है वो एक 10 सेंटीमीटर लंबा पाइप है एंड उसके अंदर छोटे छोटे से बाल होते हैं जिसको हम सीलिया बोलते हैं, छोटे छोटे से बाल। एंड ये बालों का काम होता है कि वो स्पर्म्स को एग की तरफ बीट करें, या जो भ्रूण बन गया है उस भ्रूण को धीरे 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 खिसका के बच्चेदानी तक ले आए, ताकि राइट टाइम पे बच्चेदानी के अंदर आपका भ्रूण इम्प्लांट हो पाए। अगर हमारे ये छोटे छोटे बाल ही ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, या फिर ट्यूब में जो सिक्रीशंस होने चाहिए जो आपके भ्रूण को न्यूट्रिशन देते हैं, जो मीडिया आपका बनाते हैं आपके एग और स्पर्म के लिए, अगर वो सिक्रीशंस में गड़बड़ है, वो ट्यूब के बालों में गड़बड़ है, सीलिया में गड़बड़ है, मोटिलिटी में गड़बड़ है, तो इसके लिए कोई टेस्ट नहीं होता। एंड ऐसे केसेस में हमें ट्यूब टेस्ट तो ओपन दिखेगा लेकिन ट्यूब काम नहीं कर रही है ये जानने का कोई तरीका नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में अगर यंग पेशेंट है, 3-4 अटेम्प्ट्स IUI के हो चुके हैं, बाकी कोई और दिक्कत नहीं दिख रही, तो फिर नेक्स्ट हम IVF के बारे में सोच सकते हैं। आप मन छोटा मत कीजिए, प्रेगनेंसी हो जाएगी। आई हैव अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आ रहा है अबाउट एंडोमेट्रियल थिकनेस अगेन। तो एंडोमेट्रियल थिकनेस अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। एंडोमेट्रियल थिकनेस के लिए हमें बहुत सारे अलग से टेस्ट्स करने पड़ते हैं। रिसेप्टिविटी के टेस्ट्स होते हैं, हिस्ट्रोस्कोपी होता है, PRP होता है, बहुत से टेक्निक्स हैं जो कि अब हम यूज़ कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि TB जैसी अगर बीमारी हुई है जिसने हमारे बच्चेदानी को अंदर से डिस्ट्रॉय किया है, तो ऐसे केसेस में थोड़ा टफ डेफिनेटली हो जाता है फॉर दैट पेशेंट, बट मन छोटा मत कीजिए। वी नीड टू रीविजिट द केस। रीविजिट एज एन हमें एक बार फिर से शुरुआत करके देखना पड़ता है। आई हैव अनदर क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन लिखा है कि एज 40 ईयर्स है। सो डियर, 40 ईयर्स की एज में आई एम नॉट सेइंग कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानती हूँ जो 40-41 की एज में कंसीव करे हैं एंड नेचुरली कंसीव करे हैं, बट हमें बहुत सारे और फैक्टर्स भी देखने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमारी इनफर्टिलिटी का ड्यूरेशन कितना है, एज इन शादी को कितना टाइम हुआ है, कितने टाइम से हम ट्राई कर रहे हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट्स हम यूज़ कर चुके हैं, कौन से ट्रीटमेंट्स ने फ़ायदा नहीं दिया है, हमारे एग का रिजर्व कैसा है। तो 40 की एज में यूजुअली एग का रिजर्व ना डिक्लाइन करने लग जाता है, इंडियन फीमेल्स में स्पेशली। तो आपका एग काउंट कितना है उस पर डिपेंड करेगा कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए। अगर एग काउंट हमारा लोअर साइड पे जा रहा है एट द एज ऑफ 40 एंड आप अपने ही एग से माँ बनना चाहते हैं, then I would suggest it is better to proceed with IVF. Okay, I have another question. ये है PCOD को लेके। So PCOS में पीरियड नहीं आ रहे हैं, that means थोड़ा सा हमारा PCOD सीवियर तरीके से हो सकता है। PCOD में मेन प्रॉब्लम है कि आपका एग जो है वो राइट टाइम पे ग्रो नहीं कर रहा होता, इसको ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन बोलते हैं। तो ऐसे में कई बार मेडिसिन दे के एग ग्रो कर जाता है, तो आपको
हो सकता है आपकी वाइफ को मेडिसिन लेना पड़े एग ग्रो करने के लिए। इसके साथ सर्टेन मेडिसिन होती हैं जो अंडे की सेंसिटिविटी बढ़ाने का काम करती हैं, वो आपके डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। एंड फॉलिकल मॉनिटरिंग आपके केस में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीसीओडी के पेशेंट्स में एग कब रिलीज हो रहा है ये कोई ऐप या आपका कैलकुलेशन मेथड से आप डायग्नोज नहीं कर सकते। ये चीज़ फॉलिकल मॉनिटरिंग पे ही डायग्नोज होती है, एज इन वो अल्ट्रासाउंड्स पर ही पता चलेगा कि एग कैसे ग्रो कर रहा है। तो अगर आपने अभी तक IUI नहीं ट्राई किया है तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने आप को एंड अपने वाइफ के साथ एक बार फिजिशियन, मतलब आप अपने नियरेस्ट क्लिनिक पे दिखाइए। हम एक बार इवैल्यूएशन के साथ आपका स्टार्ट करेंगे। पीसीओडी की सीवियरिटी देखनी पड़ेगी एंड सीवियरिटी के बेसिस पे कुछ मेडिकेशंस होती हैं, थोड़ा डाइट लाइफस्टाइल भी हमें स्टार्ट करना होता है। एंड अगर लग रहा होगा तो हम IUI के साथ स्टार्ट करेंगे। अगर बहुत लंबा टाइम हो गया है तो बहुत लंबा टाइम सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, इस लंबे टाइम में हमने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया है, एग रप्चर हुआ है नहीं हुआ है, कितनी बार रप्चर हुआ है, बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सो लाइक आई सेड, अब ये टाइम आ गया है कि हमें एक ट्रीटमेंट प्लान बनाना पड़ेगा। तो अगर हमें ट्रीटमेंट के बेसिस पे, एवैल्यूएशन के बेसिस पे ऐसा लगेगा कि हाँ IUI कैन बी द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप फॉर यू, तो IUI के साथ बिगिन करेंगे। एंड लाइक आई सेड, यू कैन टेक 3 to 4 अटेम्प्ट्स। अगर 3 to 4 अटेम्प्ट्स के विद इन हमें लग रहा होगा कि नहीं, देयर इज सम अदर प्रॉब्लम विच इज़ अ सीवियर प्रॉब्लम, तो हो सकता है आपके क्लिनिशियन आपको बताएं कि हम IUI के साथ ही प्रोसीड करें या IVF में चले जाएं। सो मेरे पास एक डाउट आया है विच इज़ नॉट रिलेटेड एग्जैक्टली टू IUI। ओके, सो दिस इज़ अबाउट PGTA। PGTA IUI के अंडर नहीं आता है। PGTA इज़ अ टेक्निक जो IVF के दौरान यूज़ करी जाती है। एंड इससे हमें ये पता चलता है कि बच्चे में कोई जेनेटिक सिंड्रोम है कि नहीं। दैट इज़ द ओनली डायग्नोसिस जो PGTA आपको देता है। ये जनरली जिनकी एज ज़्यादा होती है उसमें यूज़ किया जाता है। तो जब PGTA वाला बात हम करते हैं तो हमारा कंपैरिजन होता है उन लोगों से जिनने PGTA टेस्ट नहीं कराया है। तो पेशेंट्स जो अनटेस्टेड एम्ब्रियो डाल रहे हैं वर्सेस पेशेंट्स जो टेस्ट करके, एज इन डाउन सिंड्रोम, ये सारी जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए अगर टेस्ट करके डाल रहे हैं तो टेस्टेड एम्ब्रियोज का सर्वाइवल डेफिनेटली बेटर होता है। ओके, सो वी हैव अ कमेंट जिसमें एक पेशेंट ने IUI ट्राई किया एंड इन स्पाइट ऑफ दैट IUI डिड नॉट वर्क आउट। ये ऐसा हो सकता है एंड ऐसे केसेस में हमें अगेन, जैसे मैंने कहा, एक बार वी विल नीड टू रीविजिट, एक बार री इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि फेलियर का कॉज क्या था। अगर हमने एक ही अटेम्प्ट लिया है तो एक अटेम्प्ट में 12% 15% का चांस होता है, इसलिए मन छोटा मत करिए। एंड हम एक नेचुरल साइकिल में एक एग या 2 एग के ऊपर निर्भर होते हैं। तो वो 1 एग 2 एग जो निकल रहे हैं वो किस क्वालिटी के निकल रहे हैं वो देखने का नेचुरल साइकिल्स में कोई तरीका नहीं होता। अगेन, ये भी चेक करने का तरीका नहीं होता है कि जो स्पर्म है वो एग को फर्टिलाइज किया कि नहीं किया, बिकॉज इसमें हम बॉडी के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट है। तो ऐसे केस में इफ सिंगल अटेम्प्ट ही हुआ है देन अनदर अटेम्प्ट कैन बी टेकन डेफिनेटली। बट अगर रिपीटेड अटेम्प्ट्स में काम नहीं बन रहा है देन येस, कंसिडरिंग द फैक्ट कि 10 years हो गए हैं शादी को और PCOD है और पीरियड्स भी अपने आप से नहीं आते हैं, देन वी माइट नीड टू कंसिडर IVF। तो इसका डिस्कशन एक बार आपको अपने स्पेशलिस्ट से करना पड़ेगा। सो आई बिलीव मैंने मोस्टली सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दिया है। आई हैव ट्राइड टू टच ऑन ऑल टॉपिक्स। आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन कि IUI होता क्या है, उसमें स्टेप्स क्या होते हैं, सक्सेस रेट्स हम क्या एक्सपेक्ट करें। मैं ये फिर से बोलूँगी कि इट इज़ अ नेचुरल प्रोसीजर, बॉडी इज़ डूइंग इसमें मेजॉरिटी ऑफ द वर्क। इसमें क्लिनिशियन एक बहुत छोटा स्टेप कर रहा है। इसमें हम बॉडी के ऊपर और इनफैक्ट ट्यूब्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इसलिए अगर हमारा पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो मन हारने की ज़रूरत नहीं है, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तब तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नेगेटिव भी हो रहा है दैट डज़ नॉट मीन कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते या कोई ऐसी बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है कि प्रेगनेंसी नहीं दी जा सकती। इट जस्ट मीन्स कि IUI इज़ नॉट द आंसर इन आवर केस एंड वी माइट नीड टू मूव ऑन टू अदर टेक्निक्स। मैंने कॉस्ट्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। मैंने सारे मिथ्स जितने मैं टच कर सकती थी आई हैव ट्राइड एंड एक्सप्लेन।
मैंने वो सारे केसेस बता दिए जिसमें आप IUI के बारे में सोच सकते हैं, एंड ऑल दोज केसेस इन विच IUI शुड बी अवॉइडेड एंड इट इज़ बेटर टू प्रोसीड विद IVF. एंड अगर इसके अलावा आई हैव ट्राइड टू आंसर एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल. अगर किसी को कोई और डाउट है तो आई विल वेट. ओके, सो वी हैव दिस क्वेश्चन अगेन. ये आपकी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी जैसी फील हो रही है क्योंकि यंग एज है. अगर सारे फैक्टर्स सही हैं, सब कुछ ओके है, एग का काउंट अच्छा है, और उसके बावजूद IUI नहीं हुआ है, तो सिंस इट इज़ 26 ईयर्स, 2 अटेम्प्ट आपने लिए हैं, आप 1 अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट और सोच सकते हैं. इन दोनों अटेम्प्ट्स के बीच में बहुत लंबा गैप मत रखिएगा. सो कई बार ऐसा होता है कि 1-2 अटेम्प्ट्स फेल होने के बाद पेशेंट्स जो हैं वो ब्रेक ले लेते हैं कि ठीक है अब नहीं हो रहा है, लेट अस टेक अ ब्रेक, एंड उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे फिर से. इसमें क्या होता है ना, कई बार महीना 2 महीना सोचा होता है ब्रेक लेंगे और साल निकल जाता है एंड पता ही नहीं चलता. डोंट लेट दैट हैपन, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम है वो टाइम के साथ बढ़ेगी, कम नहीं होगी. सो अगर आप 1-2 साइकिल IUI की कर चुके हैं, एट द मोस्ट आप 1 और 2 साइकिल्स और कर सकते हैं, बिकॉज कोई और मेजर प्रॉब्लम आपके साथ नहीं है. अगर 1 और 2 साइकिल्स में आप कंसीव कर जाते हैं, वेल एंड गुड. अगर नहीं कर रहे हैं, देन द आंसर टू योर प्रॉब्लम विल बी कि हमें IVF के साथ प्रोसीड करना चाहिए. सो लाइक आई सेड, अगर आप मेरे पास पर्सनली दिखा रहे होते, आई वुड हैव सजेस्टेड कि आप 1 साइकिल IUI की और ट्राई कीजिए, एंड अगर इसमें वर्कआउट नहीं हो रहा है तो लेट अस टेक द प्रैक्टिकल रूट एंड मूव ऑन टू IVF, प्रोवाइडेड एक बार हम रीइवैल्यूएशन आपकी पूरी बॉडी का, फीमेल का भी और मेल का भी करें. एंड एक सजेशन मैं और देना चाहूँगी कि अगर मेल फैक्टर नॉर्मल है तो DFI करके एक टेस्ट होता है, ये आप अपने कंसल्टेंट से डिस्कस कर सकते हैं एंड यू कैन प्रोसीड विद इट. कई बार DNA लेवल पे डैमेज होता है जो कि सिर्फ एक सीमेन एनालिसिस माइक्रोस्कोप से नहीं बता पाती, उसका टेस्ट अलग होता है, तो दैट कैन ऑल्सो भी डन. बाकी डोंट वरी, प्रेगनेंसी देने के अलग तरीके हैं, लाइक आई रिपीटेडली हैव सेड. एक बार अपने क्लिनिशियन से डिस्कस करके 1 अटेम्प्ट IUI का इफ़ यू वांट, अगर आप IVF में तुरंत नहीं जाना चाह रहे हैं तो आप ले लीजिए. अदरवाइज इफ़ अगर और भी इमोशनल और सोशल फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे डिसीजन लेना पड़ता है, एंड इन केस अगर आपको IUI अब सूट नहीं कर रहा है तो यू कैन मूव ऑन टू IVF. डेफिनेटली IVF, एंड उसमें भी एडवांस्ड IVF का जो आउटकम होता है वो IUI से कई गुना बेटर होता है, बिकॉज IVF इज़ अ टेक्निक जिसमें बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर के, एम्ब्रियोलॉजिस्ट के कंट्रोल में होती हैं और वो देख पा रहे होते हैं कि एग्जैक्टली कौन से स्टेप में दिक्कत आ रही है. तो मन मत खाइए, डोंट वरी, discuss with your clinician and follow their advice. Alright, so I believe that is all for today. Thank you so much. ये बहुत ही informative session रहा है. I hope I have been able to do justice with all your queries. And आपको IUI के बारे में समझ में आया होगा. कोई डाउट्स हैं तो आप इस पे मैसेज कर सकते हैं, या हमारी ऑफिशियल साइट पे, हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी आप अपने कमेंट्स या क्वेरीज डाल सकते हैं एंड वी विल रीच आउट टू यू. हमारे टोल फ्री नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं एंड यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट इफ़ यू वांट, एंड वील बी वेरी वेरी हैप्पी टू एड्रेस ऑल योर क्वेरीज. Thank you so much and a very happy Holi to all of you. For more information, visit our website www.indraivf.com or call 1-800-309-4410.